नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। राजस्थान का करौली हो, भीलवाड़ा हो या जोधपुर, उत्तर प्रदेश का कानपुर हो या दिल्ली का जहांगीरपुरी, इन सभी जगहों के बारे में जो एक बात कॉमन है वो है इस साल मजहबी उन्माद से फैली सांप्रदायिक हिंसा की आग और उसके इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई से जुड़े तार। कर्नाटक के हिजाब विवाद से लेकर हलाल मीट विवाद, सीएए और एनआरसी के विरोध में हुई हिंसा से लेकर केरल में हो रही राजनीतिक हत्याओं तक में भी इस संगठन का नाम सामने आया था। यह संगठन क्या है, किस मकसद से बनाया गया और कब इसकी शुरुआत हुई, ये सब कुछ हम आपको पिछली वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं। लेकिन आज इस पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एनआईए ने आज देश भर में छापेमारी करके इसके दिल्ली अध्यक्ष समेत 100 से भी ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो पीएफआई पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। माना जा रहा है कि अब सरकार इसे बैन करने का फैसला भी जल्द ले सकती है। लेकिन सवाल है कि जब इस संगठन का आतंकी गतिविधियों से चोली दामन का साथ रहा है तो फिर इसे बैन करने में सरकार को क्या दिक्कत है। 17 फरवरी 2007 को पीएफआई का गठन हुआ था, लेकिन इसकी नींव 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहने के बाद ही पड़ गई थी। 1992 में विवादित ढांचा ढाए जाने के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से एक संगठन बनाया गया था। एनआईए के मुताबिक 1992 में बाबरी मस्जिद ढहने के बाद केरल कट्टर इस्लामिक संगठनों के लिए पनाहगाह की तरह बन गया था और इसी दौर में वहां नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बनी थी। साल 2006 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट का विलय पीएफआई में हो गया। केरल से शुरू हुआ यह संगठन देखते ही देखते देश के 23 अलग अलग राज्यों में फैल चुका है। पीएफआई दावा करती है कि वो तो मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए काम करती है। इनका कहना है कि ये मुस्लिमों के हक की आवाज बुलंद करते हैं, जबकि असलियत इसके ठीक उलट है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई के सदस्य केरल में कम से कम 30 राजनीतिक हत्याओं में शामिल रहे थे। पीएफआई के लिंक आईएसआईएस और सिमी से भी जुड़े हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका केरल मॉड्यूल आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था और वहां से इसके सदस्यों को आईसिस ज्वाइन करने के लिए सीरिया और इराक जैसे देशों में भेजा गया। मई 2019 में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पीएफआई के कई दफ्तरों में छापे मारे। एजेंसी के अधिकारियों को शक था कि इसके सदस्यों ने 21 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में हुए बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड का ब्रेन वॉश किया था। इस बम धमाके में 250 लोगों की मौत हुई थी। लंबे समय से पीएफआई पर प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी का नया और बदला हुआ रूप होने के आरोप लगते रहे हैं। आरोपों से घिरी पीएफआई ने अपनी छवि सुधारने के लिए 2012 में पीएफआई ही क्यों इस नाम से एक कैंपेन शुरू किया था और आरोप इन्होंने सरकारों के ऊपर यह लगाया कि सरकारें जानबूझकर अपनी कमी छिपाने के लिए पीएफआई को निशाना बना रही हैं। इस संगठन पर बैन लगाने की मांग लंबे वक्त से उठ रही है। केरल और कर्नाटक की सरकारों के साथ ही अब यूपी की योगी सरकार ने भी पीएफआई को बैन करने के लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। साल 2019 में झारखंड की तत्कालीन रघुबर दास सरकार ने इस पर बैन लगा भी दिया था। अक्टूबर 2017 में भी गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन करने को लेकर कई मीटिंग्स की थी, लेकिन इस पर अभी तक बैन न लग पाने का मुख्य कारण है इस पर लगने वाले आरोपों का महज एक आरोप होना। सिमी के आतंकी संगठन होने के पुख्ता सबूत थे, लेकिन वैसे सबूत अभी तक पीएफआई के खिलाफ एजेंसियां नहीं जुटा सकी हैं। पीएफआई का दावा है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और विकास के लिए मजबूती से खड़ा है। उसने ऐसे कई कार्यक्रम और वर्कशॉप्स भी आयोजित की हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि पीएफआई पर लगे आरोपों के सबूत जुटाए जाएं, जिसमें अब एनआईए को कामयाबी मिलती भी दिखाई दे रही है। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। पीएफआई के बैन होने को लेकर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।